Assalamu alaikum, this is Mohammad Iqbal Bhaba. I am myself an entrepreneur, educationist and financial trainer. जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे टैक्सेस आते हैं जो कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इन्वेस्टर के ऊपर इम्पोज करती है। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं या किसी भी एसेट क्लास की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो हर सेन इन्वेस्टर या हर वेटरन इन्वेस्टर जो है वो टैक्सेस को अपने दिमाग में ज़रूर रखता है। चाहे वो कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर CGT लगना हो, चाहे वो WST विदहोल्डिंग टैक्स हो, चाहे वो स्टॉक के अंदर NCCPL का टैक्स हो, या वो SECP का टैक्स हो, या वो स्टॉक एक्सचेंज का लागा टैक्स हो, या वो आपका इनकम टैक्स हो जो कि आप अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर दे रहे होते हैं। तो टैक्सेस जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन के लिए। आज मेरा जो टॉपिक है और आज जो मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो टैक्स के इम्प्लीकेशंस के ऊपर नहीं है, बल्कि एक ऐसा टैक्स जो कि हिडन टैक्स होता है और जो कि एक आम इंसान जो रिटेल इन्वेस्टर होता है या जनरल पब्लिक जब कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है तो इस टैक्स को वो अकाउंट फॉर नहीं करती, और वो टैक्स इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी म्यूचुअल फंड्स में आप चले जाएं, स्टॉक के मेंबर के पास चले जाएं, या इवन आप रियल इस्टेट में चले जाएं, या आप बैंक में अगर आप टर्म डिपॉजिट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेविंग अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वो आपको ब्रोशर देते हैं, तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी ब्रोशर के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और ये एक ऐसा टैक्स, एक ऐसा जो है वो दीमक है जो कि आपके सारे फर्नीचर को ख़राब कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक कि आप इसको पहले अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब बहुत आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्राइसों का बढ़ना है, जनरल कमोडिटीज़ की प्राइसों का इंक्रीज़ होना है। और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम, इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, और बहुत ज़्यादा भी इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट हमेशा इन्फ्लेशन को एक ऐसे पॉइंट पे रखती है जहाँ पे बेनिफिशियल हो, वो गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। हमारा आज का ये भी टॉपिक नहीं है कि हाउ द इन्फ्लेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। मेरा टॉपिक आज की तारीख में ये है कि जब भी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करें तो इन्फ्लेशन को मद्देनज़र में रखें। पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक, यानी कि 60-70 साल की हिस्ट्री के अंदर आप कम से कम 7.5 से 8% का एवरेज इन्फ्लेशन पर ईयर का ले सकते हैं। 7.5 से 8% इन्फ्लेशन का अगर मैं बहुत आम अल्फाजों में आपको समझाऊं तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँगा कि 8% का इन्फ्लेशन है और 100 रुपये की चीज़ आज की तारीख में मैं ख़रीदता हूँ और पर साल का 8% का इन्फ्लेशन है, इसका मतलब यही 100 रुपये की चीज़ आने वाले वक्त में 108 रुपये की आपको मिलेगी 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से। उसी तरीके से अगले साल जो है वो 108 पे 8% लगेगा तो इतने की मिलेगी। यानी कि अगर आपका 100 रुपये घर में पड़ा हुआ है तो आने वाले वक्त के अंदर वो 100 रुपये के ऊपर अगर 8% इन्फ्लेशन लग गया तो आपने अपनी परचेजिंग पावर खो दी, यानी कि वही 100 रुपये की चीज़ 108 रुपये की मिलेगी। या दूसरे अल्फाजों में आप कहते हैं कि वही 100 रुपये आपकी नज़र में 92 रुपीज़ आपको दिख रहे हैं 100 रुपये, लेकिन चूंकि उसने परचेजिंग पावर 8% के हिसाब से खो दी तो अब वो 92 की वर्थ रखते हैं। तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, यानी कि जाहिर सी बात है आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में रुपया जो पड़ा हुआ है वो इन्फ्लेशन उसको बीट करे या आप दीमक की तरह उसको खा जाए। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक इन्वेस्टमेंट आएगी कि मैं किसी ऐसी जगह पे अपने 100 रुपये को लगाऊं और वो मुझे इतना रिटर्न दे जो कि कम से कम उस इन्फ्लेशन को बीट कर दे। मान लीजिए 8% का, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ डेटा के हिसाब से कि एवरेज 8% का इन्फ्लेशन पाकिस्तान में रहा है। अब जो मोस्ट कॉमन, जो कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर यूजुअली बात करता हूँ कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में भी हम देखते हैं जो कि यूजुअली हमारी ख़वातीन जो है वो इसको कर रही होती है, वो कमेटी है। अब कमेटी क्या करती है, कमेटी आपका पैसा आप ही को दे रही होती है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी ले रही हो, प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको दे रही होती है और कोई भी रिटर्न नहीं दे रही होती है। तो आप ये सोचें कि आपका पैसा आप ही के पास घूम फिर के कुछ वक्त के बाद आ रहा है और उस पर इन्फ्लेशन भी लग चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक साल के अंदर भी आप ही का पैसा आप ही के पास आ गया कमेटी के जरिए और 8% का इन्फ्लेशन लग गया और 0% रिटर्न आपको मिला, तो इसका मतलब आपकी वेल्थ 8% नेगेटिव हो गई, 8% की वेल्थ आपकी कम हो गई। तो कमेटी इज नॉट अ सेंसिबल एंड अ फीजिबल आइडिया और अ फीजिबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को
1-2% से नहीं बल्कि 0% से भी 0% के करीब जो है वो आपको रिटर्न दे रही है, तो वो इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी बीट नहीं कर रही। तो ये सिर्फ परसेप्शन है आपका कमेटी के अंदर कि आपने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपके पास जो है वो घूम फिर के आपका पैसा आ गया। कमेटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो सिर्फ उसी शख्स का होता है जो कमेटी चला रहा होता है, सिर्फ उसी का फायदा होता है। और मैं समझता हूँ कि कमेटी चलाने वाला इंसान एक इतना सेंसिबल इंसान होता है, क्योंकि उसके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं तो 10 लोगों का पैसा एक साथ आ गया उसके पास, और उसने अपना पहला नंबर खोल लिया और नंबर खोलने के बाद उसके बाद पहला आ गया और वो उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप कमेटी किसी की रन कर रहे हैं, एक साथ आप 10 कमेटियाँ रन कर रहे हैं, तो आप एक सेंसिबल आइडिया पे है। लेकिन अगर आप किसी कमेटी के अंडर में आके कमेटी डाल रहे हैं तो आई थिंक कि ये एक बहुत ही ऐसा डिसीजन होगा जिसको आपको रीवैल्यूएट करना होगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप कहते हैं कि सर मुझे कमेटी में नहीं करना और अब मैं बैंक में जाके रखता हूँ। यूजुअली बैंक, इस्लामिक बैंक के अगर आप अंदर आप रखते हैं, आप थोड़े से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में जाके अगर आप इस्लामिक करंट अकाउंट के अंदर रखते हैं, करंट अकाउंट भी 0% का रिटर्न दे रहा होता है। मैंने देखे हैं कि लोगों के पास बहुत सारा अमाउंट करंट अकाउंट में पड़ा हुआ होता है और करंट अकाउंट भी 0%, यानी कि करंट अकाउंट इज सेम एज कमेटी। कमेटी इनफॉर्मल चैनल हो जाता है और जो करंट अकाउंट है वो फॉर्मल चैनल हो जाता है। बल्कि करंट अकाउंट तो आपको नेगेटिव इसलिए भी रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू में इसलिए भी है क्योंकि आपको पैसा निकालने के लिए भी आपको चेकबुक चाहिए, एटीएम चाहिए, जो कि बैंक जो है वो आपसे चार्ज करेगा। तो आप ही का पैसा निकालने के लिए आपको चार्ज भी देना पड़ रहा है। तो अगर आपको करंट अकाउंट में पैसा है तो इससे बेहतर कमेटी है, क्योंकि कमेटी आपको आपका पैसा निकालने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, लेकिन वो एक इनफॉर्मल है, वो इंश्योर्ड है, वो अनइंश्योर्ड है। अब आते हैं थोड़ा सा हम बैंक अकाउंट के ऊपर सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट आपको ऑन एवरेज जो इस्लामिक बैंक होते हैं वो 4% या 5% रिटर्न दे रहे होते हैं। मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन 8%, इसका मतलब क्या हो गया कि आप रियल रेट में अभी भी 3% पीछे हैं। आपको 8% का इन्फ्लेशन है और बैंक आपको 5% अगर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3% अभी भी आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे। तो फ्रॉम माई एडवाइस द बैंक सेविंग अकाउंट इवन इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। चूंकि ये आसान होता है, रख देते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही होती है, रिटर्न मिल रहा होता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ एब्सोल्यूट टर्म के अंदर हमने 1 करोड़ के पीछे जो है वो साल के 5 लाख रुपए कमाए और महीना 50,000 रुपए कमाया तो एक अच्छा है। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इवेल्युएट नहीं करते, बल्कि रिलेटिव टर्म के अंदर करते हैं कि अगर 5 लाख रुपए आपने 1 करोड़ के पीछे कमाए तो ये 5% है, जबकि इन्फ्लेशन 8% के हिसाब से आपका रुपया जो है वो 8 लाख रुपए गिर चुका है। यानी कि 1 करोड़ की जो वेल्थ है वो 92 लाख पे आ चुकी है, जबकि आपने सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए, तो अभी भी आप 3 लाख पीछे हैं। तो पॉइंट ये है कि हमेशा रिलेटिव टर्म्स के अंदर जब तक आप सीखेंगे नहीं, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, प्लानिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से लेकर और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट किया जाता है, ग्रोथ पे किस तरह जाया जाता है, तब तक आप एक मीडियोकर बल्कि मिडिल बल्कि लोअर मिडिल क्लास में रहेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब आप फॉर एग्जाम्पल आपको वीडियो देखकर थोड़ा सा जोश आया, आपने कहा सर कमेटी आपने हटा दी, आपने करंट अकाउंट हटा दिया, आपने सेविंग अकाउंट हटा दिया, तो कहाँ करें? अब आ गए रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट एक इतना बड़ा टिकट साइज है जो कि आप उसमें जा नहीं सकते। आप कहते सर रियल इस्टेट के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, चले रियल इस्टेट भी हट गया। एक बचा गोल्ड। गोल्ड याद रखिएगा आज के ज़माने में भी और पहले में भी इन्फ्लेशन बीटेड एसेट है, यानी कि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। ये इसका तस्वुर है। अगर आप पाकिस्तान की भी हाल में बात देखें तो 1 साल पहले गोल्ड के प्राइस, बल्कि 2 साल पहले गोल्ड के प्राइस 55 टू 55,000 तोला थी और आज की तारीख में वो 1 लाख से ऊपर जा चुका है। तो इन्फ्लेशन को तो उसने बड़े हंसते खेलते आराम से जो है ना उसने बीट कर दिया और आपको रिटर्न भी दे दिया। लेकिन गोल्ड की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ये होती है कि गोल्ड आपको डिविडेंड नहीं देता, गोल्ड आपको रेंटल इनकम नहीं देता। गोल्ड एक इन्फ्लेशन बीटेड क्लास में है। जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो गोल्ड प्रूव टू बी अ वेरी आउट क्लास एसेट और वेरी वेल परफॉर्म्ड एसेट। लेकिन गोल्ड आपको डिविडेंड नहीं देता, रेंटल इनकम नहीं देता। रेंटल इनकम आपको प्रॉपर्टी देती है, उसका टिकट साइज बड़ा है। गोल्ड आपको रेंटल इनकम नहीं देता। द ओनली क्लास दैट रिमेन्स जो कि आपके इन्फ्लेशन को भी बीट करती है, आपको रिटर्न भी देती है, यानी कि उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी है और उसके अंदर लिक्विडिटी भी है, वो है स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप 20 साल 25 साल 30 साल की भी अगर आप एवरेज निकालें तो उसने हंसते खेलते 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब 15% रिटर्न आप फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक से लेते हैं, 8% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपका जो है वो इन्फ्लेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका रियल रेट भी जो है वो 7% 8%, यानी कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आप 7-8% वेल्दी हो रहे हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक ऐसी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको 8% दे रही है, ठीक है, और 8% का इन्फ्लेशन है, यानी कि आपके 100 रुपये जो है वो 108 रुपये हो गए एट द एंड।
ये आपकी नज़र में आपकी वेल्थ बढ़ी है, लेकिन एक हिडन टैक्स इन्फ्लेशन भी 8% से बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 108 रुपये बढ़ा तो है, लेकिन इन्फ्लेशन भी 8% है, तो इसका मतलब है आपका रियल रेट 0 हो गया। आपकी वेल्थ आपके हिसाब से तो बढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में नहीं बढ़ी, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 108 रुपये की ही चीज़ मिलेगी। कमाल तो तब है जब आपके पास 108 रुपये हो और मार्केट में आपको 102 रुपये की चीज़ मिल रही हो, 103 रुपये की चीज़ मिल रही हो, तो आपके पास 5 रुपये अभी भी सेविंग पे हुए। कमाल तो तब है। इसी तरीके से इसका दूसरा पैमाना देखने का ये होता है कि एक बंदा ये कहता है कि मेरे बिजनेस में आज की तारीख में मुझे 100 रुपये की मैंने सेल करी, अच्छा भाई बहुत अच्छा काम किया। अगले साल मैंने 108 रुपये की सेल करी, अच्छा भाई। अब वो कहता है कि मैंने सेल जो है वो 108 रुपये से बढ़ाई, तो ये मेरी 8% की जो है वो ग्रोथ है। अब आप उससे पूछेंगे तुम्हारी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट कितना है, वो कहते हैं मेरे मुल्क का इन्फ्लेशन रेट भी 8% है। तो उसने कोई कमाल नहीं किया। इसने कोई कमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें महंगी हुई तो उसकी चीज़ भी महंगी हो गई, तो उसकी सेल भी बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन भी 8% हो गया। तो अगर एक बंदा सेल 100 रुपये की बढ़ाकर 108 रुपये की कर रहा है तो उसमें उस कंपनी का कोई कमाल नहीं है। हाँ, इन्फ्लेशन अगर 8% हुआ और 100 रुपये की चीज़ आपने 120 की कर दी, 8% के हिसाब से 108 रुपये निकल गए और 12 रुपये का उसने जो है वो रियल रेट में कमाया, तो आप कहेंगे कि उसकी एफर्ट है कि 12 रुपये की उसने एफर्ट करी। इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से आपकी आमदनी का बढ़ना, आपकी सेल का बढ़ना या आपकी सैलरी का बढ़ना, ये कोई कमाल नहीं है। इसके अबव, ओवर एंड अबव अगर आप जितना भी आपका बढ़ता है, ये आपका कमाल है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करें और मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।